जय हिंद बच्चों, मॉडर्न इंडिया की क्रोनोलॉजी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कॉमन मैन, आम आदमी की जो एंट्री जो है 1857 के बाद जब वो होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है वो बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली ये ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा था, क्योंकि वो इंडियन हिंदू और इंडियन मुस्लिम की यूनिटी से घबरा गए थे और उस समय बंगाल जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। इसीलिए उन्होंने जो है क्या किया कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया। तो बंगाल का पार्टीशन उन्होंने दो हिस्से में किया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल जहां उन्होंने कलकत्ता को रखा, वहीं ईस्ट बंगाल का कैपिटल उन्होंने ढाका को रखा। ये जो कलकत्ता जो था वो सेंटर ऑफ नेशनलिज्म था, जिससे अंग्रेज घबरा रहे थे और इसीलिए उन्होंने जो है बंगाल में एक अलग सेंटर डेवलप करने की कोशिश की जो उनके हिसाब से हो, और वो था ढाका, जो सेंटर ऑफ कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवाद का केंद्र बना। वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी किनकी थी? हिंदुओं की थी। वहीं ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। वेस्ट बंगाल में बंगाली स्पीकिंग लोगों को माइनॉरिटी बना दिया गया, जो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। सवाल यह है कि बंगाली स्पीकिंग लोग वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी कैसे हो गए? वो इसलिए क्योंकि तब के वेस्ट बंगाल में जो है आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का जो है उड़ीसा, ये सारे शामिल थे। वहीं ईस्ट बंगाल में जो है जो नॉन बंगाली स्पीकिंग जो थे वो क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो है बंगाली स्पीकिंग लोगों की संख्या ज्यादा थी। आज के ईस्ट बंगाल को हम कंपैरिजन जो है आज के वेस्ट बंगाल से कर सकते हैं, तब के ईस्ट बंगाल को हम कंपैरिजन जो है आज के बांग्लादेश से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि ये पार्टीशन बंगाल कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 1905 को। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस समय वाइसराय कौन थे? उस समय वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। वहीं ब्रिटिश पीएम उस समय थे आर्थर बेलफोर, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे। वहीं उस समय ब्रिटिश मोनार्क थे एल्बर्ट एडवर्ड 7th। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो रिएक्शन जो है वो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के रूप में आया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में आया, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो इंडिया में अपने ट्रेड के बेनिफिट को, ट्रेड के सिक्योर करने के लिए जो है वो कॉलोनियल रूल जो है वो चला रहे थे। तो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट से उस ट्रेड के बेनिफिट को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। एक्चुअली ये आइडिया सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने अपने जो है संजीवनी अखबार में 1905 यानी 1905 में दिया कि अगर हम जो है स्वदेशी सामानों का यूज करें, जो भारत के बने सामान का यूज करें, और जो विदेशी सामान है, जो ब्रिटिश जो सामान है, उनको जो है बॉयकॉट करें, तो इससे अंग्रेजों को जो है काफी चोट पहुंचेगी और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो उनका इरादा है वो कमजोर हो जाएगा। और बच्चों वो सही साबित हुए। ठीक है, और आम जनता ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पेशली जो शहरी मिडिल क्लास थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग की। एक्चुअली हुआ क्या कि जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जब वो पीक पकड़ रहा था तो अंग्रेजों ने जो है इसके रिएक्शन में क्या किया? मुस्लिमों को भड़काना स्टार्ट किया और उनको मोटिवेट किया कि क्यों ना वो अपने लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जैसा कांग्रेस की स्थापना हिंदुओं ने की है, वैसा ही जो है मुस्लिम्स को जो है अपने लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। जबकि कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख सबके लिए जो है, ईसाई सबके लिए जो है वो कॉमन प्लेटफॉर्म था, लेकिन अंग्रेजों ने जो है जानबूझकर उसको हिंदुओं की पार्टी बताई ताकि मुस्लिम्स जो हैं वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है अपने लिए एक अलग पार्टी की स्थापना करें, ताकि मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट, मुस्लिम्स के लिए अलग पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह की भावना मुस्लिमों के अंदर जो है डाली जा सके। तो इसकी स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906। टाइमिंग से आप देखेंगे किस तरह से पार्टीशन बंगाल के बाद ये पार्टी की स्थापना होती है। प्लेस क्या था? ढाका।
कौन थे फाउंडर इसके? दो लोगों का नाम आता है, सर आगा खां थर्ड। कौन आते हैं? सर आगा खां थर्ड। और सेकंड आते हैं नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में रखा गया। मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी क्या थी? मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी थी मुस्लिमों में राष्ट्रवाद की चेतना जो है वो डेवलप करना। ये लोग जो हैं काफी कंजर्वेटिव रूढ़िवादी थे, मुस्लिमों के सिविल राइट के लिए जो है लड़ना। और बाद में जो है टू नेशन थ्योरी, जब इसकी स्थापना हुई थी तब तो ये थ्योरी नहीं थी, लेकिन बाद में इस थ्योरी को जो है डाला गया। इनका जो न्यूज़पेपर था, मुख्य पत्र था, वो था डॉन, जो आज भी पाकिस्तान का मेन अखबारों में गिना जाता है। और जो इसके फर्स्ट ऑनरी प्रेसिडेंट थे वो थे सर आगा खां थर्ड। बच्चों 1907 में अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जो है आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं? कांग्रेस में फूट डलवाने में कामयाब होते हैं। ये किस नाम से जाना जाता है? सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कौन से सेशन में? सूरत सेशन में हुआ था। यहां पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं क्या हो जाते हैं? इनका रास्ता अलग अलग हो जाता है, कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं। इस समय प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी के? वो थे रास बिहारी घोष, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे। कैसे लीडर थे? मॉडरेट लीडर थे, यानी कि वो जो हैं नरम दलीय नेता थे। ठीक है बच्चों। एक और लीडर हैं रास बिहारी बोस, जो कि रेवोल्यूशनरी लीडर थे। हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का पार्टीशन क्यों हुआ? मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि ब्रिटिश पॉलिसी, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उनकी, जिसका मतलब था कि भारतीय लोगों को बांटो, धर्म के आधार पर बांटो, विचारों के आधार पर बांटो, ठीक है, और जितना उनको बांटोगे तो उतना भारतीय लोग कमजोर होंगे और उन पर रूल करना आसान होगा। दूसरा, उन्होंने इसी क्रम में जो है एक और पॉलिसी अपनाई, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। ठीक है, स्टिक पॉलिसी जो है वो किसके लिए यूज करते थे? एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए यूज करते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे उनके लिए यूज करते थे। और कैरेट नरम पॉलिसी जो है वो मॉडरेट लीडर्स के लिए यूज करते थे। ठीक है, जो नरम दल के नेता थे उनके लिए यूज करते थे। ठीक है। दूसरी बात जो थी इसके पार्टीशन की, आईएनसी की, वो ये थी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के मेथड में जो है काफ़ी चेंजेस थे। उनके बीच में जो है काफ़ी सारे जो हैं मतांतर थे, डिफरेंसेस थे। इस वजह से उनके आईएनसी का पार्टीशन हुआ। अब जरा देखें मॉडरेट लीडर कौन थे। मॉडरेट लीडर जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपको पता होगा ये आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। बदरुद्दीन तैयबजी आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और दादा भाई नौरोजी जिन्होंने जो है इसको नाम दिया था कांग्रेस। ठीक है बच्चों, इनका जो मेथड जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। कैसा मेथड था? वो एप्लीकेशन लिखते थे, ठीक है, ये पिटीशन डालकर जो है अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। ठीक है बच्चों, और डेलीगेशन भेजकर भी जो है अपनी बात जो है गवर्नमेंट तक देते थे। तो एप्लीकेशन, पिटीशन, डेलीगेशन, तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक उपायों का ये लोग यूज करते थे। इसीलिए इन्हें मॉडरेट्स यानी नरम दलवादी कहा गया। इनका गोल क्या था? डोमिनियन स्टेटस, यानी कि अंग्रेजों के अंदर रहकर ही, ब्रिटिश रूल के अंडर रहकर ही जो है हम अपनी आज़ादी को प्राप्त करें। जिसका मतलब यह है कि फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी ब्रिटिश संभाले, इसके अलावा जितना जो रोल है, जो पॉलिसी है, वो इंडियन ही बनाएंगे। बच्चों अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट की, यानी कि गरम दलीय नेताओं की। ठीक है, और गरम दलीय नेता जो थे वो क्या करते थे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाते थे, यानी कि गैर संवैधानिक। ठीक है, वो कौन से मेथड आते हैं? वो आते हैं धरना। ठीक है, ये धरना देते थे, स्लोगन, ठीक है, ये स्लोगन रेस करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर बॉयकॉट, ये ब्रिटिश सामानों का, ब्रिटिश पॉलिसी का बॉयकॉट करते थे। अंग्रेज इनसे बहुत परेशान रहते थे। और इनकी तिकड़ी जो थी लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये तीन नेता बहुत ही पॉपुलर हुए। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा एक और नेता थे जिनका नाम काफी इज्जत से लिया जाता है, वो थे औरोबिंदो घोष। ठीक है बच्चों, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल के लोगों का जो गोल था वो था स्वराज की स्थापना करना। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना करना, स्वराज की स्थापना करना, ना कि डोमिनियन स्टेटस।
ये आजादी पूरी तरह से चाह रहे थे। अब अगला जो रिफॉर्म आता है या अगला जो घटना जो आती है वो आती है मॉडल मिंटो रिफॉर्म, जो कि 1909 के एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो थे मॉर्ले और वाइसराय जो थे वो थे मिंटो। कौन थे? मिंटो। इसीलिए दोनों के नाम से इसका नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई कि इंडियन जो है वो क्या कर सकते हैं, वोट डालकर जो है चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अंग्रेजों ने जो है अपनी दूसरी चाल चल दी, वो ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, कि मुस्लिम्स जो हैं वो क्या करेंगे, मुस्लिम्स को ही चूज करेंगे। यानी कि एक तरह से इंडिया में कम्युनल माहौल को इन्होंने क्रिएट किया। जरा इस सेपरेट इलेक्टोरेट को समझने की कोशिश करते हैं और इसे कंपेयर करते हैं जनरल इलेक्टोरेट से और रिजर्व इलेक्टोरेट से। जो जनरल इलेक्टोरेट होता है आज भी भारत में उसको फॉलो किया जाता है, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से आया था। इसमें क्या कह रहे थे कि जो कैंडिडेट होगा वो कॉमन होगा। कॉमन का मतलब यह है किसी कास्ट, किसी रिलीजन का, किसी क्लास का हो सकता है, और वोटर्स भी कॉमन होंगे। तो जब दोनों कॉमन है इसे कहा जाता है एक जनरल इलेक्टोरेट। अब हम बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो 1909 से आया था। अंग्रेजों ने क्या किया, कहा कि कैंडिडेट्स भी मुस्लिम्स होंगे और वोटर्स भी मुस्लिम होंगे, तो मुस्लिम वोटर्स के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उस सिस्टम को सेपरेट इलेक्टोरेट का नाम दिया गया। समझेगी नहीं बच्चों? ठीक है, ये कब आया था? 1909, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 से आया था। इसके अलावा एक और हम सिस्टम फॉलो करते हैं, वो है रिजर्व इलेक्टोरेट। रिजर्व इलेक्टोरेट 1932 पूना पैक्ट के बाद आया था। पूना पैक्ट जो कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था। इसमें क्या था कि वोटर तो कॉमन होंगे, यानी सभी जाति के लोग होंगे, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो स्पेसिफिक कौन होंगे, दलित्स होंगे या एससी होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है हमारे इंडिया में जो है आज जनरल इलेक्टोरेट को फॉलो किया जाता है और रिजर्व इलेक्टोरेट को फॉलो किया जाता है। और ये वाला जो सिस्टम जो था अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा था। ठीक है, अंग्रेजों ने 1911 में क्या किया, बंगाल का पार्टीशन जो है विड्रॉ कर लिया और दोनों बंगाल को जो है क्या कर दिया, एक कर दिया। जो धर्म के आधार पर उन्होंने जो विभाजन किया था, जो उन्होंने पार्टीशन किया था, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो अब उन्होंने एक दूसरी चाल चली। वो क्या कि चलो ठीक है, हम धर्म के आधार पर जो है डिवीजन नहीं करेंगे, हम लैंग्वेज के आधार पर करेंगे। और इस लैंग्वेज के आधार पर जो है उन्होंने हिंदी भाषा के लोगों को अलग स्टेट बना दिया, जिसका बिहार झारखंड कहते हैं। उड़िया भाषा के आधार पर उन्होंने उड़ीसा बना दिया। एसमीज भाषा के आधार पर उन्होंने असम बना दिया। ठीक है बच्चों, लेकिन उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया ही। फिर एक तीसरा काम किया, क्योंकि कलकत्ता जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल का जो है बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है कैपिटल शिफ्ट कर दिया। कहां? कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से कहां ले गए? वो दिल्ली ले गए। ठीक है, ताकि जो है जो फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से उनके नाक में दम था वो थोड़ी उनको शांति मिल सके, पर ज्यादा देर तक वो शांति उनको नहीं नसीब हुई। अब हम अगले इंपॉर्टेंट मूवमेंट की बात करते हैं, गदर मूवमेंट की। अभी तक मैंने आपको जो भी मूवमेंट बताए वो भारत की भूमि पर हो रहे थे। अब जो मैं मूवमेंट बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो गदर मूवमेंट की बात कर रहा हूं, जो कि 1913 में आपका हुआ। कहां हुआ था? अमेरिका में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, स्टेट कौन सा है? कैलिफोर्निया। स्टेट कौन सा है? कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है इस आंदोलन की जो है स्थापना हुई। प्यारे बच्चों, यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि ये जो मतलब कि जो फ्रांसिस्को जो है, जो कि कैलिफोर्निया में जो है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका के कौन से हिस्से में पड़ता है? तो अमेरिका के कौन से हिस्से में पड़ता है? साउथ वेस्ट हिस्से में पड़ता है। ठीक है बच्चों, कौन से हिस्से में पड़ता है? साउथ वेस्ट हिस्से में। ईस्ट ये, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो ये इन दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, गदर मूवमेंट की आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो थी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट इंडियन नेशनलिज्म। रेवोल्यूशनरी विचारधारा थी, सोशलिस्ट थी और नेशनलिज्म। ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, एलिमेंट थे इनकी आइडियोलॉजी के। इन्होंने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम था गदर। ये कौन कौन सी भाषा में थे? ये इंग्लिश भाषा में, उर्दू भाषा में, मराठी और गुरुमुखी भाषा में थे। ठीक है, ये गदर मूवमेंट जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 से इंस्पायर्ड था।
इसके मेन लीडर्स की बात करें तो वो थे मौलवी बरकतुल्ला, पंडित कांसीराम मरोली, बाबा सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, बाबा केसर सिंह तथागढ़। लेकिन दो नाम और भी आते हैं, वो है करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस। याद है बच्चों, जो 1907 में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वो थे रास बिहारी घोष, लेकिन जो गदर मूवमेंट में भी शामिल हुए वो थे रास बिहारी बोस। एक बार इनका नाम हम और पढ़ेंगे, वो हम आजाद हिंद फौज के लिए रास बिहारी बोस का नाम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वार 1 की। एक्चुअली ये लड़ाई तो मतलब भारत के बाहर हो रही थी, लेकिन इसमें इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया और इसका इंपैक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर भी पड़ा। ये लड़ाई वर्ल्ड वार 1 जो है 1914 से 1918 तक चली। ठीक है बच्चों, इसमें दो ग्रुप थे, एक थे अलाइड पावर यानी मित्र शक्ति और दूसरे थे सेंट्रल पावर जो है वो थे केंद्र शक्ति। मित्र शक्ति अलाइड पावर में कौन थे? यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, इटली। अब जरा यूएस पे ध्यान दे। यूएस जो है पहले शामिल नहीं था, तभी ये मैंने इसका ब्लैक रखा है कि पहले शामिल नहीं था, लेकिन बाद में वो शामिल हो गया, तो इसीलिए ये सिंबल यूज किया है बच्चों। और रशिया जो है बाद में वो अब शामिल तो होता है, लेकिन बाद में वो विड्रॉ हो जाता है। पहले शामिल हुआ और बाद में उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि वहां पर जो है 1917 का जो है क्या होता है, रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। अब बात करें जर्मनी की, सेंट्रल पावर की, तो सेंट्रल पावर कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, बुल्गारिया, ये मेन देश थे। जीत किसकी होती है? जीत होती है एलाइड पावर्स की। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में जीतते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे यूट्यूब इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।